बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसपीएससी का जो अभी 8th मई को पेपर हुआ था लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए, बीपीएस 17 कॉलेज एजुकेशन के अंदर जो है। तो इसके अंदर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को कवर करने की, वरना फिर हम जितने कर सकते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम कि हाउ कैन वी सॉल्व देम थ्रू डिफरेंट वेज, और even sometimes you don't need even to solve them, you just need to put an option. So पहला जो क्वेश्चन उसमें था क्वेश्चन नंबर 3, और पेपर टाइप डी हम डिस्कस कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट दैट। सो इट्स पेपर टाइप इज डी, पेपर टाइप डी। पहला जो क्वेश्चन इसमें मैथ का था वो था क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस वाज दिस वन। इसमें ये कह रहा है इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब एक इक्वेशन आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। और वो इक्वेशन है x³ - 6x² प्लस 11x - 6 = 0। ये एक इक्वेशन गिवन है आपको, और आपको कह रहा है कि इसका एक रूट जो है वो 2 है, तो बाकी दो और रूट्स कौन से होंगे। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक एक तो ये है कि वन बाय वन आप वन बाय वन ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शंस को उठाएं और वन बाय वन चेक करें, यानी वन भी पुट करके देखें, थ्री भी पुट करके देखें, फिर जीरो भी पुट करके देखें। देखिए इसमें टेक्निकली ये जीरो अगर आप पुट करते हैं तो जीरो तो इसको सेटिस्फाई बाक बिल्कुल भी नहीं करता, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही निकल जाता है, ठीक है ना। फिर आप -1 और 5 चेक कर लें, फिर जल्दी से आप ये भी चेक कर सकते हैं, इफ यू कैन, तो यू कैन डू इट इन अ वन वे। और दूसरा वे हो सकता है आप साइंटिफिक डिवीजन मेथड अप्लाई कर लें, या फिर आप जो है वो लॉन्ग डिवीजन के थ्रू जाएं। सो अगर लॉन्ग डिवीजन के थ्रू जाते हैं तो ये फंक्शन जो है x³ - 6x² प्लस 11x - 6, क्योंकि 2 इसका रूट है तो x+ x - 2 इसको डिवाइड करेगा। सो देन यू कैरी आउट दिस मल्टीप्लीकेशन, which is this is -4x² plus 11x - 6, and then you have to multiply this by, sorry, -4x, so it is -4x² minus into minus plus 8x, and then plus minus, so this is 3x - 6, and then finally you have to multiply by 3, which will give you 3x - 6, and that goes away with zero remainder. So यहाँ इसका मतलब है कि बाकी जो दो रूट्स हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, x² -4x + 3 से। सो अब ये फिर इसको जीरो के बराबर रख के सॉल्व कर लें, तो यहाँ से आपको x² -x - 3x + 3 टू बी जीरो, x कॉमन लेते हैं तो x - 1 -3 एंड देन x - 1, और यहाँ से आप या तो x1 होगा या तो x3 होगा, ये एक तरीका। दूसरा आप साइंटिफिक डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम सेकंड ईयर ऑफ कोर्स। सो लाइक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हिच वन इज दिस। अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें आ रहा था वो था in 3 dimensions the equation x² - y² = a² represents a pair of straight lines, या फिर हाइपरबोला, या सिलेंडर, या फिर अ कोन। तो तो ये क्वेश्चन सीधा सा, अब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो टोकन क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 4 है। अब फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये x² - y² = a², ये अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो अब आपको अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है वो उसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए किस फॉर्म में होती है। हाइपरबोला की इक्वेशन की फॉर्म पता होनी चाहिए इन 3 डायमेंशन। सिलेंडर की इक्वेशन तो ऑब्वियसली x² + y² = आई बिलीव r² होती है। और कौन की इक्वेशन, अब ये फॉर्म्स आपको देखनी पड़ेंगी, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। लाइक दिस इज द क्वेश्चन जिसके अंदर कोई सोल्यूशन की तो जरूरत है नहीं, लेकिन ये लिहाजा ये कंफर्म किया जा सकता है, इस वक्त भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन, जो इसका सोल्यूशन होगा वो हाइपरबोला होगा। तो हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं जियोजेब्रा के ऊपर जाकर। मैं 3D प्लॉटर के अंदर जाकर इसको प्लॉट करके देखते हैं, हम एक ही कोई स्पेसिफिक वैल्यू उठाएंगे। सो लेट्स प्लॉट इट।
चले इसको यहाँ पर हम प्लॉट करके देखते हैं। तो ये इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेट से 1। सो आप चेक कर सकते हैं कि ये बेसिकली एक हाइपरबोला की तरह की शेप बन रही है। अब 1 की जगह 2 भी आप रख सकते हैं। थोड़ा आगे चला जाएगा दोनों साइड, फिर 3 पर भी आप इसको देख सकते हैं। फिर आप 4 पर देख सकते हैं इसको, लेकिन 4 शायद वो इस एक्सिस से बाहर चला जाए। ठीक है, तो ये हाइपरबोला है लाइक जियोजेब्रा। देन वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 1 आयोटा एंड -1। सो इट्स लाइक फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये दिया हुआ है। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये सेमी ग्रुप है, सब ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है। अब नेचुरली पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर एक तो ऑपरेशन होना चाहिए था। अगर ऑपरेशन नहीं है तो अब हम अगर ग्रुप के ऑप्शंस पर जाएं तो ये जो अंडरस्टूड या एक लाइक ट्रिवियल सा हमें ऑपरेशन नजर आता है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप जाएंगे तो ये ऑब्वियसली एक ग्रुप है, और आप इसको आयोटा से जनरेट भी कर सकते हैं। तो आयोटा पावर 1 इज आयोटा, एंड देन आयोटा स्क्वायर इज -1, एंड देन आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड देन आयोटा पावर 4 is 1. So these are four elements which can be generated with iota. So iota is generator, so it is cyclic group. This is fine. This option is fine. Moreover, ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में कम्यूट भी करते हैं। ये नेचुरल मल्टीप्लिकेशन है आपकी, वही जो नंबर्स के ऊपर होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी ये कम्यूट भी करते हैं आपस में। सो अबेलियन भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, हर ग्रुप जो है वो सेमी ग्रुप होता है। एवरी ग्रुप इज सेमी ग्रुप। एवरी ग्रुप बाय डेफिनेशन इज सेमी ग्रुप, by definition can be called सेमी ग्रुप। सो अब वो ऑप्शन भी आप टिक कर सकते थे। और फिर सब ग्रुप, हालांकि ये लेसर काइंड ऑफ ऑप्शन है जिसको हम पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसको भी पिक कर ले तो ही आर शी कैन डिफेंड इट। सो फॉर मी आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर ये चारों ऑप्शन मुझे ठीक लगते हैं, लेकिन सब ग्रुप थोड़ा सा नॉन लाइक उसको अगर छोड़ भी दे, लेकिन साइक्लिक और अबेलियन ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। अब वो क्या होंगे वो तो अब ऑफिशियली जब चीजें होंगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इनमें साइक्लिक भी कर सकते थे, अबेलियन भी कर सकते थे, इवन सेमी ग्रुप को भी पिक कर सकते थे। सो दिस वाज अ बिट कंट्रोवर्शियल, एंड आई एम श्योर दिस कंट्रोवर्सी विल बी रिजॉल्व सून। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन दिस क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 can be reduced to a differential equation in which the variables are separated by substitution। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो आपके पास जो आप सपोजिशन लेते हैं इसके लिए, तो अब ये जो ऑप्शंस दे हुए हैं y इक्वल टू वी एक्स, एक्स प्लस वाई टू बी वी, या एक्स वाई टू बी वी, या v टू बी एक्स माइनस वाई, ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि टोकन क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको याद ही करना है कि आपको जो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें आप सपोजिशन कौन सी लेते हैं। तो ये y इक्वल टू वी एक्स वॉज दी राइट आंसर, और इसके अंदर कोई सोल्यूशन की तो जरूरत है नहीं। सो लाइक यस, दिस वाज द आंसर। तो सिंपल। इस तरह की और भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनमें आप पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस लेते हैं, तो ये इस तरह का क्वेश्चन था जो ऑब्वियसली जिसको याद था तो वो कर सकता था, अदरवाइज it could not be attempted. Then this question number 7 was also very simple. इसमें आपको एक डेटा गिवन है 7 7 7 9 10 11 11 11 11 एंड देन 12। सो इस पे आपसे पूछ रहा है कि इसका मोड क्या है। सो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर होगा जो सब ज्यादा बार आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 7 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, एंड इसके अंदर भी कोई इतनी सोल्यूशन करने की जरूरत थी नहीं। इट वाज a straightforward question to be answered. So D was right answer for this. Then question number 8 हमारे पास था। इसमें आपको कह रहा है कि suppose f is a continuous real valued function such that वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है 3x⁵ plus 96 to be equal to c to x f of y dy।
और आपसे पूछ रहा है एंड फॉर एवरी एक्स दिस इज ट्रू। आपसे पूछा जा रहा है वेयर सी इज अ कांस्टेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी। सो सी फाइंड करने के लिए अब शायद कोई और वे भी हो सकता है, लेकिन एक वे ये हो सकता है कि हम ये चेक करें कि अगर हमें फंक्शन यहाँ से मिल जाए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, वो फंक्शन हमें मिल जाए, फिर हम उसको सी से लेकर एक्स तक इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो जो जवाब आ जाए उसको हम फिर इसके साथ कंपेयर करके शायद हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब फिर ये है बात कि हम ये फंक्शन कैसे फाइंड करें। तो फॉर दैट यू कैन अप्लाई योर सो कॉल्ड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है, वो कहता है कि अंडर सुइटेबल अजम्पशंस, मैं आप उसकी टेक्निकलिटीज के अंदर नहीं जा रहा कि वो अजम्पशंस एफ के ऊपर क्या है, वो उसके लिए आप प्रॉपर किसी बुक के अंदर जाएं, लेकिन उसका जो एसेंशियल आइडिया वो ये होता है कि अगर आप किसी नंबर से लेकर एक वेरिएबल तक किसी फंक्शन का इंटीग्रल है आपके पास, और आप इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल एक्स, then this all quantity turns out to be just f of x, and this is called second fundamental theorem of calculus. So अगर ये जो इक्वेशन हमें वन गिवन है, इसको मैं वन नाम दे देता हूँ, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, so on left side I'll apply derivative 3x power 5 plus 96 to be equal to derivative of c to x times x of f of y dy. So now you can see over here, you will get 15x power 4. And on this side, you can have your second fundamental theorem of calculus, and which says that it is f of x. Right? So now, अब मुझे पता है कि ये जो 15x पावर 4 है, ये f of x के बराबर है, ये फंक्शन मिल चुका है मुझे। एंड देन मेरे पास जो इक्वेशन है ऊपर इंटीग्रल की, वो कह रही थी मेरे पास कि 3x पावर 5 प्लस 96, 3x पावर 5 प्लस 96 इज इक्वल टू c टू x f ऑफ y dy। देंगे अब अगर f ऑफ x मेरा बराबर है 15x पावर 4, तो ऑब्वियसली f ऑफ y मेरा बराबर हो जाएगा 15y पावर 4। So I can substitute that value over here. So c to x, this is going to be 15y power 4 dy. So this is 3x power 5 96, right? And then you can just integrate it. So this integral turns out to be 15y power 5 divided by 5, and your limits are c to x, and on this side it remains 3x power 5 plus 96. Okay, so then you can put your limits. 3x power 5 plus 96 is equal to, so this is basically 3 y power 5 c to x. Okay, so one more step, and this is going to be equal to 3x power 5 plus 96 equal to 3, अब पहली लिमिट आपकी x आ जाएगी, and then 3c power 5. So this gets cancelled, or you can even compare. So what we get, so your 96 is minus 3c power 5, which can give you c power 5 equal to minus 32, and which can again give you c equal to minus 2. So minus 2 was the right answer. तो इसके अंदर जो एसेंशियल आइडिया था वो एफ ऑफ एक्स को स्पॉट करना था कि ये किसके बराबर है। इफ यू न्यू दिस देन you could solve this, there could be another way as well. There might be another way to solve the same problem. Then we have this question number 9, जिसके अंदर आपको कह रहा है if the eigenvalue of the matrix this 2 3x minus 1 are minus y and x minus 1। अब ये दो आइगन वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स के, तो फिर x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है किसके बराबर है। तो सिंपल, अगर एक एक तरीका तो ये हो सकता था ना कि हम आ, इसके x की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि ये सारे आइगन वैल्यूज हैं, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि x माइनस वन को आप 3 के बराबर रखें, x इक्वल टू 2 करें, फिर उसको चेक करेंगे क्या उसका आइगन वैल्यू है या नहीं है, फिर 4 को 1 पर, दिस इज गोइंग टू बी लेंथी। तो दूसरा तरीका ये कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना डेफिनेशन अप्लाई करें, इस मैट्रिक्स के आप आइगन वैल्यूज निकालने की कोशिश करें। सो वी नो दैट
कि lambda is an e value or eigenvalue of a matrix A if and only if it satisfies determinant of lambda A minus lambda I to be equal to 0, or this is nothing. So like we need to calculate the determinant of lambda minus AI. So determinant of A minus lambda. So A was 2x3 minus 1, and we have to subtract lambda times 1001, and then we have to equate it to 0. अब यहाँ से अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस लेमडा और x, ये 3 minus 1 minus lambda. Obviously this determinant equal to 0, and then your characteristic equation is going to be minus 1 minus lambda minus 3x equal to 0. But then you can, you know, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और उसको इसके अंदर ले जाएं, तो ये लेमडा माइनस 2 हो जाएगा और ये लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3x इक्वल टू 0. अब ऊपर आ जाए आप लोग ना. अब आपसे कह रहा है कि ये x माइनस 1 भी एक आइगन वैल्यू है और माइनस वाई भी आइगन वैल्यू है. तो इसका मतलब है लेमडा की जगह हम x माइनस 1 पुट कर सकते हैं. तो अगर लेमडा की जगह x माइनस 1 पुट करते हैं हम, तो ये इसको लाजमी सेटिस्फाई करेगा. उसकी वजह यह है कि ये इसका आइगन वैल्यू है x माइनस 1. So this is going to be x minus 3, x minus 3x equal to 0. And then this turns out to be x square minus 3x equal to 0. And this is x square minus 6x to be 0, which gives you either x0 or x6. And then नहीं आ रहा, x की वैल्यू जो ऑप्शंस में आ रही है वो 6 आ रही है. सो दिस इज फाइन. अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये माइनस वाई, लेकिन फॉर्चुनेटली उस माइनस वाई की मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ी इसको इस्तेमाल करने की. हो सकता है किसी और वे से इसी सेम कैलकुलेशन को कर लें, तो वहां से शायद आपको वाई की वैल्यू भी शायद मिल जाए, या शायद दो इक्वेशंस मिल जाए या कुछ. लेकिन दिस वाज एन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? ओके, चले लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ दिस एट दिस पॉइंट. अब ये एक फंक्शन मिला हुआ है आपको y इक्वल टू 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द फंक्शन, ठीक है. अब वो कह रहा है एक लाइन है जो इसके साथ टेंजेंट है. तो पहले तो उस टेंजेंट लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए. किस पॉइंट पर टेंजेंट है? 0,1 पर. तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के लिए आपको स्लोप चाहिए, और स्लोप आपको डेरिवेटिव से मिलता है. तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लें इसका. तो y प्राइम इज गोइंग टू बी 1/4x प्लस 1/2. अच्छा, किस पॉइंट पर चाहिए? इस पॉइंट पर चाहिए. x की वैल्यू 0, y की 1. सो ये x की वैल्यू 0 आप पुट कर दें यहाँ, तो आपका जो स्लोप मिल जाता है टेंजेंट का वो 1/2 है. तो देन यू कैन अप्लाई यूर सो कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 विच इज 0. और स्लोप तो आपका 1/2 था, so y minus 1, or you can even write it y equal to 1/2x plus 1. अब ये लाइन, ठीक है ना. अब चले जाते हैं वापस क्वेश्चन पर. क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए एक. और दूसरा इसी लाइन से, ये जो लाइन टेंजेंट है इस ग्राफ के साथ वो ये लाइन है. तो हम पहले इस टेंजेंट लाइन का ना प्लॉट बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं. लेट्स प्लॉट इट. सो दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस. अब इक्वेशन ये है आपके पास ना, y इक्वल टू 1/2x प्लस 1. तो इसका y इंटरसेप्ट x0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 1 आ रहा है. तो ये 0,1 इसका y इंटरसेप्ट आ रहा है. अच्छा, x इंटरसेप्ट के लिए आप y0 पुट करते हैं, तो जैसे ही y0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 1/2x प्लस 1 हो जाएगा. और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी 0,-2. तो अब लाइन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर.
अब ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, यानी सॉरी -2,0, एक्स की वैल्यू -2 है। ये -1, ये -2, यहाँ -2,0 ये पॉइंट है, और ये दूसरा वाई इंटरसेप्ट 0,1 विच इज ओवर हियर। आपको ये लाइन जा रही है आपकी, ठीक है ना, ये लाइन थी टेंजेंट। और दूसरा हमें रीजन चाहिए वो जो एक इस लाइन से बाउंडेड हो और दूसरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बाउंडेड हो, राइट। अब एक्स एक्सिस की ये लाइन और ये वाई एक्सिस की लाइन, तो ये जो बाउंडेड एरिया आ रहा है दिस इज दिस वन, और ये एक तो आप ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं इस -2 से लेकर 0 तक ऑफ दिस फंक्शन, दिस लाइन 1/2 x+1। लेकिन दूसरी क्लेवर वे ये हो सकती है कि ये एरिया जो है ना, ये एक ट्राइंगल है जिसका बेस 2 है और जिसकी हाइट 1 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, विच इज 1। आप 1 को पिक कर सकते हैं। दिस इज योर 1, सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट ओवर हियर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते थे, -2 से लेकर 0 तक 1/2x+1। the integral will be 1/2 x² by 2 plus x, and this is -2 to 0। 0 पुट कर देंगे तो वो तो बढ़ जाएगा, -2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 -2 का स्क्वायर एंड देन -2। ये आपका माइनस टाइम्स दिस 1 -2, which is minus times -1, and this is 1। Either way you like, you can go and solve this problem. But this problem was, kind of descriptive type. It seems more like that. The question number 13 was super easy, आपको बस ये कह रहा था system of equation can be expressed as ये x1 plus 2x2 plus x3 equal to 9, and then the other equation was 2x1 plus x2 plus 3x3 equal to 7। तो इसको जस्ट सिस्टम में लिखना था। दिस wasn't difficult, 2 1 and then 1 3 times x y x1 x2 x3 to be equal to 9 7। This was so easy, option C was correct। Question 13 had option C as correct answer। This is question 14, and for question 14, one can come up with another way of solving this, यानी कि आप किसी और वे से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो आइडिया जहन में आ रहा है, ये पहले तो सवाल है, अलाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गैमा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये 3D की बात हो रही है ना, एक लाइन है जो कि अल्फा बीटा गैमा एंगल बना रही है विद दीज एक्स वाई एंड जी एक्सिस, राइट। देन हमें कोसाइन ऑफ दीज रेशोज हमें पता है कि कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गैमा इज 1। दिस इज कोसाइन रेशोज। अब ये हमें पता है, लाइक फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस और मल्टीवेरिएट कैलकुलस और कैलकुलस 3। लेकिन अब हमारे पास ये है साइन स्क्वायर अल्फा, हालांकि ये मैंने खुद गलत किया है इसको, क्योंकि मैंने साइन को कोसाइन कंसीडर कर दिया था। बट लाइक नाउ वी कैन सॉल्व इट, नो प्रॉब्लम। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होना चाहिए। अब इसको 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा कर दें, और ये 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर बीटा कर दें, और ये 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर गैमा कर दें, ठीक है ना। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर कोई लाइन जा रही है यहाँ 3D के अंदर जो कि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है अल्फा, वाई के साथ बना रही है बीटा, और जेड के साथ बना रही है गैमा, तो उनके अंदर ये रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है ना। अब ये हम यहाँ यूज करेंगे। क्योंकि ये बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा के, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, ये बराबर हो जाएगा 3 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा गैमा। दिस इज इट, and now this -2, so answer is 2। मैंने खुद 1 किया था, लेकिन this answer is 2, basically B option is correct। Okay, so we are moving for the next question then।
वन कैन कम अप विद अदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस एज वेल, हालांकि किसी भी क्वेश्चन का दूसरा वे ऑफ सॉल्विंग हो सकता है, लाइक दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू टू शेयर विद। क्वेश्चन नंबर 20 पर अगर हम डिस्कशन करें तो ये क्वेश्चन 20 में हमें कह रहा है कि कंसीडर द पॉइंट, एक पॉइंट है आपके पास ए जो कि है -1, 2 एंड बी इज द पॉइंट वेयर कोऑर्डिनेट्स आर 6, 2 और सी जो है 1, -20 है। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स हैं इन द प्लेन। फॉर हाउ मेनी डिफरेंट पॉइंट्स डी इन द प्लेन आर ए बी सी डी vertices of parallelogram। सो ये तीन पॉइंट्स हैं, चौथा पॉइंट जो होगा उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो अगर हम इसको यहाँ पर ड्रा करें या इस इन पॉइंट्स को हम डेस्मोस के ऊपर ड्रा करें, तो चलें डेस्मोस पर कर लेते हैं, दैट विल गिव अस बेटर विजुअलाइजेशन। तो ये तीन पॉइंट्स हैं, आई विल बी डूइंग इट इन माय वे, इसका कोई और वे भी हो सकता है सॉल्व करने का। सो अब आपके पास ये बेसिकली जो है ना वो चार तीन पॉइंट्स गिवन है। चौथे पॉइंट की पॉसिबिलिटी पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको पता है कि पैरेललोग्राम्स के अंदर मिड पॉइंट जो है वो डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं मिड पॉइंट्स, यानी ए बी सी डी। तो ये ए सी और बी डी का ये जो मिड पॉइंट है ये बराबर होता है। अच्छा, अगर हम ए बी को एक लाइन ऐसे कंसीडर कर लें तो हमारा डी जो है यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ सी से लेकर डी तक ये जो है ना फिर पैरेललोग्राम बन जाए, यानी एक पॉइंट डी से लेकर सी तक बन जाए और ए और बी से। इसमें हमने ए और बी को एक साथ रखा, फिर सी के साथ डी, इनका मिड पॉइंट यहाँ से कट हो सकता है, लाइक। अच्छा, तो इसके लिए हम फिर सॉल्व भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेट्स से कि मिड पॉइंट जो है वो एक्स कमा वाई है, नो, डी इज एक्स कमा वाई लेट्स से। ठीक है, तो अब ये सी और डी का जो मिड पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा सी और डी का सी जो है 1, -20 है, और इसके साथ डी का मिड पॉइंट अगर हम डायरेक्टली निकालें तो ये 1 + x/2 और -20 + y/2, ये मिड पॉइंट है सी और डी का, और ये बराबर होना चाहिए ए बी के। तो ए बी का मिड पॉइंट अगर निकालते हैं तो वो 5/2 कामा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको जो है फिर एक्स और वाई कंपेयर करके ये पॉइंट डी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली यू कैन सी दैट कि एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4 और वाई की वैल्यू यहाँ से आ रही है 4 + 24। सो ये दिस पॉइंट कुड बी यू नो हम ड्रा भी कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू ड्रा इट। Okay, so this point is 4, 4, 24. So the point is this D, which is 4, 24, right? सो इस हिसाब से आपके पास ये D मिल जाता है, ठीक है ना, ये वाला। तो ये फिर इस केस में ये C और D, A और B, ये इनके मिड पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे और ये एक पैरेललोग्राम की फॉर्म ले सकता है। तो हमने क्या किया था, ए और बी को मिलाकर उनका मिड पॉइंट, फिर सी और डी एक हमने अननोन पॉइंट रखा था। लेकिन अब ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि हम क्या करें, बी और सी को मिला लें और ए के साथ हम कंसीडर कर लें यहाँ पर कोई पॉइंट सच इन सच अ वे कि इनका जो है वो मिड पॉइंट सेम हो जाए। आई थिंक दैट विल आल्सो वर्क। सो ये एक्स का वाई कर लें अगर, तो ये हो जाएगा x+1, x-1/2, ये ए और डी का मिड पॉइंट है, और y+2/2, that should be equal to midpoint of B and C, which is basically 5/2 comma -9, I believe, right? No, this is 6+1, so it's 7/2 basically, 7/2। So अगर इनको हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू 8 आ जाती है
और y की वैल्यू आ जाएगी -18 -20, 8 comma -20. So I think we can check this point as well. 8 comma -20. 8 comma -20. So I think that will be a kind of will it be a parallelogram? We just need to check. Okay, right. So that is going to be obviously a parallelogram with this, combining this B and A and C. So like you will combine this A with C and your B with D. So these are parallel lines. So you will have a parabola in this, also a parallelogram in this form, right? So we can talk about कि हम फिर वो एक और पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर आ जाती है कि एक और वे में भी हम ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि फिर एक और वे से हम डिस्कस करते हैं फॉर द सेम। अब हमने क्या किया, हमने पहले ये किया था कि हमने ए और बी को एक साथ मिलाकर सी के साथ एक डी अननोन पॉइंट रखा था। फिर हमने ये किया कि हमने बी और सी को कंबाइन करके ए के साथ डी रख दिया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम ए और सी को एक साथ रखें और फिर हम सपोज कर लें कि यहाँ पर कोई पॉइंट है इस जगह पर डी, जिसके साथ बी और डी जो है वो मिल जाए, एक एक डायगोनल बनाए और ए और सी दूसरा डायगोनल बनाए। तो फिर इनका मिड पॉइंट भी सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली दिस इज एक्स कॉमा वाई। सो इफ वी आर डूइंग दिस वे देन मिड पॉइंट्स को कंपेयर करें, बी डी का मिड पॉइंट बन जाएगा 6 + x/2, y प्लस 2/2, and this should be equal to the midpoint of AC, which is basically 0 comma -9, right? तो यहाँ से x की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी जो -6, और y की वैल्यू मिल जाएगी आपका -20, आई बिलीव। यस, -20। सो अब ये पॉइंट भी हम प्लॉट कर सकते हैं, राइट? सो द पॉइंट दिस इज -6 comma -20. So that is the point basically, this one over here. इसको हम नाम दे देते हैं, इस वे से अगर हम जाएं तो this is going to be D, which is -6 comma -20. So that will, okay, so this is point in the right? So that's the point, this one right over here. So एक ये पॉसिबिलिटी है, एक डी की ये पॉसिबिलिटी है, एक ऊपर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट, वो पॉसिबिलिटी है। तो 3 पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, इसको ये तो हमने पूरा इसके अंदर जो है ना इन डेप्थ जाके हमने बात कर ली है, लेकिन हम अगर ग्राफिकली यहाँ पर बात करें ना, तो बेसिकली हो ये रहा था, आपके पास 3 पॉइंट है, एक -1,2 यानी यहाँ पर कहीं पॉइंट है ये, दूसरा 6,2 यानी यहाँ कहीं पे पॉइंट है, एंड तीसरा पॉइंट है 1, -20, विच इज समवेयर हियर। तो अब ये ए है आपके पास, ये बी है और ये सी है। तो अब अगर आप ए और बी को मिलाएं तो सी के साथ एक डी रखकर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, बी और सी को मिलाएं तो ए के साथ एक यहाँ पर डायगोनल डी बन सकता था। फिर अगर आप ए और सी को आपस में मिलाएं तो बी और डी के साथ एक डायगोनल बन सकता था, जिसका मिड पॉइंट दूसरे ए सी के डायगोनल के साथ मैच करता। तो देयर वर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर D, right? Okay, let's move further for the next question. अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं लाजमी मेंशन करता चलूंगा कि दिस इज काइंड ऑफ माय वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकते हैं और इसके अंदर मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, देयर आर पॉसिबिलिटी, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। सो कहीं पर
सोल्यूशन के अंदर मिस्टेक भी आ सकती है, सो यू कैन कमेंट और आप डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पर ये 23 में कह रहा था कि आपके पास ये x+2 जो है ये किसका फैक्टर है। तो ये तो आप फैक्टर थ्योरम आपको पता है कि वो कहता है कि x माइनस ए फैक्टर ऑफ अ पोलिनोमियल f of x या p of x if p of a is 0। तो अब ये x+2 है, यहाँ x माइनस ए होता है, तो ये बेसिकली x की जगह a पुट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर x की जगह -2 पुट करके आप हर एक को चेक करें कि कहाँ पर 0 हो जाता है। तो ए ऑप्शन में जब आप -2 पावर 4 करके +2 करते हैं तो ये 0 नहीं होगा। दूसरे के अंदर आप -2 पुट करके पावर 4 रखते हैं, फिर -2 करके पावर 2 रखते हैं, +12 बी ऑप्शन के अंदर। तो ये भी जवाब जो आ रहा है 16 - 4 +12, ये 0 नहीं है। ठीक है, फिर आप सी ऑप्शन में आए, वहां पर आप पुट करके देखें -2 पावर 4 -2 टाइम्स -2 पावर 3 -2 +2, and this turns out to be 16, and then +16, and then +2 so this is not also 0। so बाकी डी ऑप्शन रह जाता है, उसको अगर आप चेक करें तो वहां पर x पावर 4 है, यानी -2 पावर 4, फिर उसके बाद है +2x³ -x - 2 +2x³ +2 और -2 है या +2 है, लेट्स जस्ट चेक, -2 ओके। तो दिस इज -2, दिस इज आल्सो -2, एंड ये हो जाएगा आपका 16 - 16 +2 -2, दिस इज 0। सो इसका मतलब है कि x+2 जो है फिर फैक्टर हो जाएगा इस डी वाले पार्ट का। सो डी रिमेन्स द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसके बाद 24 वाज वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये आपका कॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल इफ a cross b is 0 vector, a cross b is unity, or a dot b is 0, or the magnitude of a is same as magnitude of b। तो आपको पता है कि अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ आए a क्रॉस b, तो वो बराबर होता है ab sin थीटा के, राइट। अब क्योंकि वो कह रहा है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो वो या तो एंगल 0 होगी या पाई होगी, इन बोथ केसेस ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए रिमेन्स करेक्ट। इसके अंदर कोई और इतनी कोई डेप्थ है नहीं, बाकी ऑप्शंस नेसेसरी नहीं है इसमें मैच करें। आप अगर चेक करें ए डॉट बी, तो पैरेलल की कभी 0 हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, और ये भी लाजमी नहीं है कि पैरेलल मैग्नीट्यूड दोनों के सेम हो, अगर पैरेलल है तो इट्स नेवर नेसेसरी। ये इक्वल वेक्टर्स हो, पैरेलल हो यानी कि इक्वल हो, तो फिर उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं, डायरेक्शन भी सेम होती है। सो लाइक दिस इज द सुटेबल आंसर्स, वी डोंट वांट टू वेस्ट टू मच टाइम ऑन। क्वेश्चन 25 को अगर देखें, क्वेश्चन 25 के अंदर कह रहा है फाइंड ए एन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस x³ नाउ हमें नहीं पता ये ए एन क्या है, सो लाइक दिस इज अ क्वेश्चन जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, सो आई वोंट कमेंट ऑन दिस, हाउ टू सॉल्व। देन ये जो क्वेश्चन है 27, जिसमें कह रहा है व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर एल हॉपिटल्स रूल टू वर्क। अब आप, लाइक आई एम नॉट गोइंग इनटू फॉर्मल डिटेल्स, लेकिन ये पता है कि अगर कोई एच ऑफ एक्स फंक्शन है, वैसे तो इसकी और फॉर्म्स भी हो सकती हैं, लेकिन मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बात कर रहा हूँ। सपोज करें ये एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स है, तो आपको पता है कि हम मोस्टली जब ये लिमिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं सम पॉइंट, तो हम ये देख रहे होते हैं कि अगर ये 0/0 फॉर्म आ रही होती है, तो हम उसके ऊपर जो अप्लाई कर रहे होते हैं एल हॉपिटल रूल। तो ये इस फॉर्म को आप इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो द फंक्शन मस्ट possess at least 3 नॉन जीरो डेरिवेटिव्स। अब नाउ फंक्शन के 3 नॉन जीरो डेरिवेटिव्स होने का कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं है वैसे, ठीक है ना। द फंक्शन मस्ट बी डिटर्मिनेट, अब ये भी कोई डिटर्मिनेट फंक्शन होना, लाइक एक पॉइंट पर, तो फिर तो वो लिमिट की बजाय वो डायरेक्ट डिटर्मिनेट है, तो वहां पर वैल्यू आप चेक कर ले। फंक्शन मस्ट बी इनडिटरमिनेट फॉर्म, अब ये आप लोग नो यू आर रीडिंग इट सिंस लॉन्ग, सिंस यू आर फर्स्ट ईयर इंटर के फंक्शन, अब बीएससी की पहले पहले ही सेमेस्टर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एल हॉपिटल रूल हम अप्लाई तब करते हैं जब फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है।
दूसरा कह रहा है फंक्शन मस्ट बी इनकंसिस्टेंट. आई एम रियली नॉट श्योर व्हाट डू वी मीन बाय अ फंक्शन बीइंग इनकंसिस्टेंट. So like yeah, so C option remains the best choice. Then question 28 है हमारे पास. इसके अंदर हमारे पास एक hyperbola की equation given है and we are asked to find out its value of a such that one of its foci is given. So one of the foci of this hyperbola, so hyperbola is x square minus y square minus x upon a whole square equal to 1, या y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. इस केस में आपके पास जो इक्वेशन ऑफ फोकाई होगी वो होनी चाहिए 0 प्लस माइनस सी होना चाहिए. सो यहाँ पर आपके पास सी की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 2 है, और सी का रिलेशन जो होगा वो होता है ए स्क्वायर. यहाँ 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो यहाँ से आपका 2 जो है बराबर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, एंड ए हैज टू बी 2 माइनस 1 1. सो जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो प्लस माइनस 1 होगी, लेकिन आंसर के अंदर 1 है, सो वी विल पिक 1. राइट. क्वेश्चन 29 वाज आल्सो इजी, और इसमें आपसे पूछ रहा था इफ अ पोलिनोमियल फंक्शन ओवर द रियल नंबर has complex roots 2 plus I and 1 minus I, then f of x could be. अब ये 2 plus I एक रूट है और दूसरा 1 minus I एक रूट है. तो आपको पता है कि अगर 2 plus iota रूट है तो 2 minus iota भी रूट होना चाहिए उसका कॉन्जुगेट, और 1 plus iota भी उसका रूट होना चाहिए. तो ऑल दैट वी कुड डू इज ये आपको पता है कि अगर चार रूट आपको पता हो, एक को नाम अल्फा दें, दूसरे को बीटा दें, तीसरे को गेमा दें, और चौथे को लेट से थीटा दें, तो आपको पता है कि इन रूट्स की ये इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गेमा और एक्स माइनस थीटा. ये वो फंक्शन होगा जिसके ये रूट्स होंगे. तो आप जब एक्स माइनस 2 प्लस आयोटा पुट करें, और एक्स माइनस 2 माइनस आयोटा पुट करें, और एक्स माइनस 1 माइनस आयोटा पुट करें, एंड देन एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा पुट करें, ये चारों रूट्स आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट सम आंसर. अब वो जो आंसर आ रहा है आप कैलकुलेट कर कर सकते हैं खुद भी ये मल्टीप्लाई करके. जो आंसर आ रहा है वो इससे मैच नहीं कर रहा, लाइक सी ऑप्शन के क्लोज जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में एक ये कोई 7 के स्क्वायर से डिफर कर रहा है. तो ये आप खुद ही मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए. राइट. फिर अगर क्वेश्चन 30 को देखें तो अब ये जो 30 क्वेश्चन. So yes, so like now we can discuss this one question. The question is question number 30, which is this one right over here. 30 इसमें कह रहा है कि आपके पास एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 4, और चार सर्किल दे रहा है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द पैराबोला दिस. ये पैराबोला है एक कनकेव अपवर्ड, और ये सर्कल्स हैं चार. सवाल ये है कि इन चारों सर्कल्स में कौन सा सर्कल है जिसके इस पैराबोला के साथ नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ज्यादा हैं. तो इसको हम डेस्मोस पर प्लॉट कर लेते हैं, दैट वुड बी बेटर. सो अब सबसे पहले हम पैराबोला को प्लॉट करते हैं. एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेट से वाई प्लस 4, ये पैराबोला है. ठीक है, देखो. और उसके बाद अब अगर हम पहला सर्कल प्लॉट करते हैं, तो सर्कल हमारे पास जो पहला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2. तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है ये बिल्कुल इसके साथ कट नहीं करता, एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है. ठीक. उसके बाद अगर अगला सर्कल हम प्लॉट करते हैं जो कि है 9 यानी कि रेडियस 3 का, तो अब इसमें फिर आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला सर्कल बन रहा है ये यहाँ पर भी कट कर रहा है पैराबोला को, इस जगह पर भी कट कर रहा है, इस जगह पर भी कट कर रहा है, और इस जगह पर भी. तो ये वाला जो सर्कल है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9,
इसके तीन नहीं चार इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। देन वी कैन प्लॉट अनदर सर्कल व्हिच इज ऑफ रेडियस 4, 16, ये 4। अब इस पैराबोला को अगर हम इस सर्कल को अगर हम देखें, तो ये जो सर्कल है, ये पैराबोला के साथ एक यहाँ पर कट कर रहा है, और एक यहाँ पर दो, और ये तीन, तीन जगह पर कट कर। मुझे यही लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 के जो है वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तीन है। फिर लास्टली जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, उसको चेक कर लेते हैं हम लोग विद रेडियस 5। अब ये दो पॉइंट्स में कट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो दिस वन इज कटिंग ओवर हियर एंड हेयर। सो ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये सिर्फ दो पॉइंट्स में कट कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहां से मुझे लग रहा है कि द आंसर शुड बी दिस वन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। दैट शुड बी द आंसर। क्वेश्चन 33 में हमसे पूछ रहा था कि इफ 3x1 plus 2x2 plus x3 0 and the other one equation was 2x1 plus x2 plus 4x sub 3, और तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास x sub 1 plus 4x sub 2 plus x sub 3 to be 0, बी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये तीन इक्वेशंस हैं, उसका एक सिस्टम बन रहा है। देन इट इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इट इज ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि इसको सिर्फ एक सोल्यूशन है, 0 0 0 का। सी कह रहा है इट कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल इक्वेशन एंड सो अ सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। वेल, like I don't know how is this option. Okay, let's not discuss. D में कह रहा है कि determinant of the matrix of coefficients is zero. So like let's check now. अच्छा, अब सिस्टम हमारे पास ये आ जाता है 3x1 plus 2x2 plus x3 equal to 0, and the other equation is 2x1 plus x2 plus 4x3 0, and the third equation comes as x1 plus 4 x sub 2 plus x sub 3 to be 0। अब ये एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि ये जो सिस्टम है ये ए एक्स इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, अब ए एक्स इक्वल टू 0, ये जो सिस्टम है, यानी इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर दें, 3 2 1 2 1 4 एंड देन 1 4 1, और टाइम्स x1 x2 x3 टू बी 0 0 0। अब ये होमोजीनियस सिस्टम है। एक बात याद रखें, होमोजीनियस सिस्टम का एक सोल्यूशन लाजमी होता है, 0 0 0 0। तो इस केस में ये इनकंसिस्टेंट वाली बात तो रहती ही नहीं है, क्योंकि इसका इनकंसिस्टेंट तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि क्या इसका ये सिर्फ यही सोल्यूशन है या इसके अलावा। अब अब जब चलें थोड़ा सा थ्योरी इसकी देख लेते हैं। अगर आपका सिस्टम जो है वो ए एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी एक ही सोल्यूशन होगा और वो है 0 0 0। अदरवाइज इसके इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे। राइट, नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी यहाँ है ही नहीं। अब ये यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। और इन्फिनिट सोल्यूशन कब होगा? जब डिटर्मिनेंट जीरो हो। तो चेक कर लेते हैं कि मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फिर इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है 0 0 0। और अगर डी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो फिर इसके इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। तो मेरा जो सिस्टम था दैट वाज बेसिकली 3 2 1 3 2 1 and then 2 1 4 1 4 1. I am interested in its determinant. So the determinant turns out to be अब फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करें तो ये 3 times 1 1 the 1 minus 16, so then minus 2, and then first row and second column goes away, और फिर ये 2 - 4 हो जाएगा एंड देन +1। फिर ये थर्ड रो और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला जाएगा तो 8 - 1। सो ये बन जाएगा -15 times 3 -2 times -2 +7, दिस इज -45।
+4 + 7 विच इज ऑब्वियसली नॉन जीरो। तो इसका मतलब है इसका यूनिक सोल्यूशन है और वो है 0 0 0 0। सो इसका ऑप्शन जो है वो बी जो है वो ठीक ऑप्शन है। सो देन वी हैव क्वेश्चन 34। अब ये 34 का क्वेश्चन फिजिक्स में भी आप लोग करते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं, और फिर इसको हम जो है वो वेक्टर्स जो चैप्टर है वहां पर भी शायद इसको हम देख सकते हैं। तो कह रहा है कि द थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट देयर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द एंगल? तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। वहाँ ए और बी मैं मैग्नीट्यूड समझ रहा हूँ, और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा के। सो दिस गेट्स कैंसिल्ड। हम अज्यूम कर रहे हैं नॉन जीरो वेक्टर्स। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा शुड बी जीरो। सो ये टेंजेंट थीटा आपका जीरो होना चाहिए, एंड यू नो कि टेंजेंट थीटा इन चार में से जहाँ सॉरी वन, ये वन हो जाना चाहिए। ये टेंजेंट थीटा वन कहाँ पर होता है इन चार ऑप्शन में से? वो 45 पर होता है। सो यू विल गो फॉर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35 के अंदर आपको एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन गिवन है यू, जो कि है, अब ये टाइपो है यहाँ पर, या तो एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा या x2 y2। अब x इंटू टू वाई इंटू टू डजेंट रियली मेक दैट मच सेंस, तो ये हम ऐसे ही इसको लेकर चलेंगे कि x² + y² था। और अगर ये ऐसे भी हो x2 + y2 which really doesn't make sense, यानी 2x + 2y, so it's like I don't think ऐसा होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इस फंक्शन का सेकंड पार्शियल विद यानी सेकंड मिक्स पार्शियल आपसे पूछ रहा है dx dy। तो ये बेसिकली बराबर होता है डी पार्शियल x ऑफ पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू y। सो लाइक, तो पहले आप इसका विद रिस्पेक्ट टू u y डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2y, एंड देन फिर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे u का, तो वो जीरो हो जाएगा। तो लेकिन इस केस में भी ये जीरो ही हो जाएगा अगर u का विद रिस्पेक्ट टू x निकालें, सॉरी u का विद रिस्पेक्ट टू y निकालें तो वो आ जाएगा y, और फिर उसका जब आप विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं तो जीरो। इन द बोथ केसेस इट टर्न्स आउट टू बी जीरो। सो इसका बी ऑप्शन है। दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 36 में हमें कह रहा था द प्रोबेबिलिटी दैट ए passes टेस्ट इज 2/3। so probability that a passes test is 2/3, and the probability that b passes the same test is 3/5. Then probability that one of them passes is this। अच्छा, यहाँ पर कुछ टेक्निकली असम्पशंस हैं। एक तो ये है कि एक बंदे की टेस्ट पास होने से दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये ए और बी को आई विल अज्यूम देम टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है यहाँ पर कि, अच्छा एक चीज ये हो गई, हाँ ठीक है, एक ये चीज अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये चीज अज्यूम कर लें तो पहले हम, फिर दूसरी बात ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल पास ए एंड बी। सो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे, तो ये इन दोनों के पास करने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3 इंटू 3/5 विच इज 2/5, ठीक है ना। लेकिन हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए? हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि या तो ओनली ए या ओनली बी। अच्छा, अब अगर वेन डायग्राम में हम इसको देखें तो ये एक सेट है हमारे पास ए और दूसरा सेट है हमारे पास बी। यहाँ पर दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी को हम रखेंगे, और यहाँ पर सिर्फ ए की, यहाँ पर सिर्फ बी की। सो इसको आप कह सकते हैं कि ये ए में से बी आपने निकाल दिया हुआ है, ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए दिस पोर्शन, और दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। अब इंटरसेक्शन ऑफ बोथ की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, ठीक है ना। हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए यहाँ पर? हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के या तो ओनली ए होगा, यानी दिस पोर्शन ओनली ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट
या फिर ये इवेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ओ सॉरी, ए इंटरसेक्शन विद ओ बी इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट, कि ओनली ए या ओनली बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि या तो सिर्फ ए या फिर सिर्फ बी जो है वो टेस्ट पास करेगा। ठीक है ना। तो अब वेन डायग्राम के थ्रू इसको हम जो है वो टैकल करेंगे। तो अच्छा, अब इंटरसेक्शन 2/5 है, तो यहाँ ओनली ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? तो अब लाइक आई एम सेइंग कि प्रोबेबिलिटी 2/3 माइनस 2/5, सो ये आपके पास होना चाहिए 15, 5 10 माइनस 3 6, सो ये 4/5 15 होनी चाहिए। दिस इज 4/15, और यहाँ पर 3/5 में से ये माइनस कर दें 2/5, which is 1/5, so 1/5. So what are you going to do? Basically, you will add them, these two, because these two are also, independent. So probability of only A plus probability of only B. So 4/15 plus 1/5, and this turns out to be 15 times 4 plus 3, 7/15. So this is from my side. किसी और में कोई अगर आर्ग्यू करना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देयर कैन बी mistake as well, but the way I think is going to be this. Thank you. क्वेश्चन 37 के अंदर हमसे लप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है e⁻at का। सो आपको पता है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन इज गिवन बाय 0 to infinity e⁻−st f of d dt. So you are given with e⁻at, so this is going to be, और ये assumption भी है यहाँ पर s is greater than a, so ये 0 से infinity e⁻−st times e⁻at dt, and this has to be equal to 0 to plus infinity e raised power, अगर t को कॉमन लें तो this is a minus s and then dt. सो अब ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें अगर हम लोग, तो ये इंटीग्रेशन का जो जवाब आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा e raised power t times a minus s, and all of this divided by a minus s, and the limit is 0 to plus infinity. So like, let's compute these upper and lower limits. So limit t approaching to infinity, e to the t times a minus s over a minus s, and then minus 0 पुट कर दें इसके अंदर, तो ये e to the t times t यानी कि 0 times a minus s divided by a minus s. सो अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो a और s है इसके अंदर हमें पता है कि s जो है वो a से ग्रेटर है, ये गिवन है। तो अगर s a से ग्रेटर है तो a माइनस एस नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो 1/a-s को कॉमन ले लेते हैं, ये t गोज टू इंफिनिटी e to the t times a minus s, और ये हो जाएगा आपका जी 1/a-s। अच्छा, ये अब क्योंकि ये ऊपर जो पावर है ये नेगेटिव है और t इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो दिस विल अप्रोच टू जीरो, so 0 minus a upon 1/a-s, which can also be written as 1/s minus a. So the answer should be option C, this one over here. C was the right answer. और अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्टली, शायद कुछ टेबल से याद भी होते हैं लोगों को, Laplace transforms of certain functions, so you can also go through that way. क्वेश्चन नंबर 38, इसमें हमसे रिक्वायर कर रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये कर्व है आपके पास y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x एट द कर्व्स इनफ्लेक्शन पॉइंट। अच्छा, इसकी ज्यादा टेक्निकलिटीज के अंदर मैं नहीं जा रहा, बस सिंपल सा बता रहा हूँ कि हम मोस्टली जनरली हम जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं हमारी लेवल के ऊपर नीचे, तो हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को जीरो करते हैं
और वहां से जो x की वैल्यू मिलती है वहां पर हम कहते हैं कि वी हैव इन्फ्लेक्शन पॉइंट। दो देयर कैन बी समहाउ, यहाँ पर मसाइल हो सकता है कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास वो उसको चेक करने का, सो लाइक वी विल गो विद दैट वे। सो हम क्या करेंगे, इसको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, 3x² माइनस 6x+4। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं जो कि आएगा 6x-6। सो अब पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर हमारा ये जो है ना सेकंड डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, तो 6x-6 शुड बी जीरो, वहां से x की वैल्यू 1 आ जाती है। अब ये x की वैल्यू 1 है, यानी हमें हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो उस पॉइंट पर फाइंड करनी है जहां x की वैल्यू 1 है। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y क्या होगी, तो y फाइंड करने के लिए इसको लेकर ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना पड़ेगा हमें। सो ये 1 का क्यूब माइनस 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1, एंड दिस इज 1 - 3 + 4 विच इज 2। सो ये पॉइंट जो है ये 1, 2 है। अच्छा, स्लोप भी चाहिए हमें, स्लोप जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर होता है, तो स्लोप जो है वो बराबर हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन किस पॉइंट पर, x की 1 वैल्यू पर। तो 1 पुट कर दें जी फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, sorry, -6 times 1 + 4, and this is nothing but 3 - 6 + 4 which is 1। so हमारा स्लोप जो है वो 1 है। अब स्लोप 1 है और पॉइंट 1, 2 है, तो y - y1 = m(x - x1), which is x-1 + 2, which is y = x + 1। so the right answer should be C। so the C is right answer। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछ रहा है आपसे कि द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ a - b पावर 10। तो इसका एक वे तो ये है कि आप ये सारा जो है ना एक्सपेंड करें बाय बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करके फिर आप जो है वो कोफिशिएंट्स को चेक करें। दूसरा ये भी एक हिंट यहाँ से आ रही है कि ये प्लस वाले और माइनस वाले सिमेट्रिक हैं, तो समहाउ दे विल कैंसिल आउट। तीसरा एक और वे हो सकता है, वो ये है कि हमारे पास एक पास्कल ट्राइंगल होता है, उसको आप थोड़ा देखें पास्कल ट्राइंगल से, वहां से उसकी हेल्प से भी आप इसको कर सकते हैं। बट व्हाट कैन आई डू फॉर यू इज आई कैन कैलकुलेट इट ऑन कैलकुलेटर एंड देन आई कैन शो यू व्हाट आर द टर्म्स इन दिस, क्योंकि वो आप कॉम्बिनेशन सारी मैं कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करना चाह रहा। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें भी तो क्या होंगी बाय द वे। तो अगर हम बाइनोमियल थ्योरम को रिकॉल करें तो वो हमें ये कहता है कि अगर आपके पास a+b होल पावर n है, a+b होल पावर n, so it is basically summation k to be 0 to n, n कॉम्बिनेशन k, और आपके पास होता है a⁻n - k टाइम्स b सो अब अगर आप b को रिप्लेस कर देंगे -b से, और आप n को रिप्लेस कर देंगे 10 से, सो व्हाट वी गेट हियर, we get something like this: a minus b power 10 equal to summation k to be 0 to 10 combination k, and then a power n minus k, and then b, sorry, so 10 minus k times minus b power k। अब यहाँ पर ये जो -b है ना, ये अल्टरनेटिवली चेंज होती रहेगी। आप इसको ओपन करें एंड देन यू कैन शो दैट दिस इज जीरो। दिस इज वन वे। द अदर वे इज पास्कल ट्राइंगल, उसको आप खुद से थोड़ा देख लें कि पास्कल ट्राइंगल कैसे जो है हमें कोफिशिएंट्स देता है ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सो ये फर्स्ट ईयर इंटर का टॉपिक है, वी आर नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन दिस। फिर हमें कह रहा है कि क्वेश्चन 40 के अंदर अ टोटल ऑफ x फीट ऑफ फेंसिंग इज टू फॉर्म 3 साइड्स ऑफ अ level rectangular yard. What is the maximum possible area of yard in terms of x? So a total of x feet of fencing is to form 3 sides of a level rectangular yard. So अब ये level rectangular yard हम consider कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम, अच्छा, इसमें हमारे पास ये कह रहा है कि a total of x feet of fencing is to form 3 sides of a level rectangular yard। अब ये rectangular yard है, इसको आप a, बी,
ए बी ऐसे लेबल कर सकते हैं। तो कोई भी तीन साइड्स विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वो एक्स के बराबर ले लें। हम सपोज कर लें कि ये जो तीन साइड्स हैं ये एक्स से बन रही हैं। सो एक्स हैज टू बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए, जो कि 2a प्लस बी के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू बी प्लस 2a। ठीक है ना, तो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक, फिर आपका एरिया जो होगा इसका वो बराबर होगा ए इंटू बी के बराबर, क्योंकि ये हमारा जो है वो रेक्टेंगल है। तो लिहाजा ये एरिया हमें मैक्सिमाइज करना है, राइट, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो हमें इसको एक वेरिएबल में लेके जाना है, फिर मैक्सिमाइज करना है यूजिंग द डिफरेंशिएशन टेक्निक। सो यहाँ से इक्वेशन 1 से आप बी की वैल्यू निकालें तो वो बराबर हो जाएगी एक्स माइनस टू ए के। सो एरिया बराबर हो जाएगा ए टाइम्स एक्स माइनस टू ए, विच इज सेम एज ए एक्स माइनस टू ए स्क्वायर। सो एरिया जो हमारा है वो बराबर हो जाएगा ए एक्स माइनस टू ए स्क्वायर। सो इसको मैक्सिमाइज करना है, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्वियसली। सो ये एक्स माइनस फोर ए हो जाएगा, इसको जीरो के बराबर लेंगे तो एक्स ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स अपान फोर। अब ये ए की वैल्यू जो है एक्स अपान फोर ये मैक्सिमाइज करती है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? फिर बी हमने ऊपर लिखा हुआ है ए माइनस टू ए माइनस एक्स के बराबर है, नहीं एक्स माइनस टू ए के बराबर है। तो ये x माइनस टू ए की जगह हम x अपॉन फोर रख देंगे, तो ये x माइनस एक्स अपॉन टू हो जाएगा, विच इज x अपॉन टू। तो a की वैल्यू भी आपके पास x अपॉन टू है और a की वैल्यू x अपॉन फोर, b की वैल्यू x अपॉन टू। तो एरिया मैक्सिमम जो होगा इन्हीं वैल्यूज पर होगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव से आ रहे हैं। तो ये x अपॉन फोर इंटू एक्स अपॉन टू, विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन एट। दिस इज द मैक्सिमम एरिया एंड द राइट आंसर रिमेन्स सी। अच्छा, उसके बाद कह रहा है 43 के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए। सो अब ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन आपको पता है कि बराबर होती है ए इंटू ए ट्रांसपोज टू बी आइडेंटिटी, या ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। देन इन क्वेश्चन 45 हमें दिया हुआ है इफ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, देन दिस symbol which is this notation partial xy over partial r theta is the uh, notation for Jacobian. So ये जेकोबियन, वैसे ये जेकोबियन बराबर होता है, आप x का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव लें, y का विद रिस्पेक्ट टू r, x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा और y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लें। लेकिन ये पोलर कोऑर्डिनेट है, तो पोलर कोऑर्डिनेट का वैसे भी जेकोबियन जो होता है वो r के बराबर होता है। तो लेकिन हम वहां से डायरेक्ट हम बी पिक कर सकते थे, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव ले एक्स का, तो वो बराबर हो जाएगा एक्स इक्वल टू आर कास थीटा है। तो जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेंगे तो ये कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, आर का वन डेरिवेटिव होगा तो ये कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आर। फिर हम वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर लेते हैं तो वो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, और फिर हम एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कास का थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, आर कांस्टेंट ट्रीट होगा। और इसी तरीके से फिर आप जब इसका लेंगे तो वो होगा आर कॉस थीटा। सो देन यू जस्ट इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। आर को कॉमन ले लें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वन के बराबर होता है, तो लिहाजा ये आर जवाब आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। when we represent, so क्वेश्चन 47 पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा था एंगल रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज। तो जब आपके पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, या हम कहते हैं 2hxy और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy,
प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इस तरह से है तो फिर उनकी जो एंगल होती है टेंजेंट थीटा बराबर हम लेते हैं एब्सोल्यूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। सो तो ये मेनली इन तीन टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ए एच और बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे, 2h को बराबर रखेंगे 7 के, तो h बराबर हो जाएगा 7/2। b की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स एच स्क्वायर यानी 49/4 माइनस ए बी यानी 6, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय ए प्लस बी यानी 5। और ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स, ये बराबर हो जाएगा आपका 25/4, ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 5, जिसको आप 1/5 करके ऐसे भी रख सकते हैं। एंड देन यू हैव दिस 2 टाइम्स ऑफ 5/4 टाइम्स 1/5, दिस गेट्स कैंसल्ड। तो ये हमारे पास आ रहा है, सॉरी ये 1/2 आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है। सो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1, तो टेंजेंट थीटा 1 कहाँ पर होता है? थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री या पाई बाय 4। So according to my solution, so right answer for C should be B. क्वेश्चन 48 के अंदर डिमांड की जा रही है कि लेट R डिनोट द रैंक एंड D डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स गिवन है with row 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9। what is the value of R minus D? तो ये R minus D हमने कैलकुलेट करना था। D तो डिटर्मिनेंट होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आप क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय रो आप एक्सपेंड कर लें बस डायरेक्टली। ये 45 48 और माइनस का 2, एंड देन दिस 36 माइनस 42 प्लस 3 टाइम्स 28 माइनस 35। सो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 2 टाइम्स -6 प्लस 3 टाइम्स -7। सो ये बन जाते हैं, -7 होंगे ना, 32, सॉरी यहाँ पर 32 है, तो ये 3 हो जाएंगे माइनस के। सो ये बन जाएगा -3 प्लस के 12 माइनस के 9 विच इज 0। सो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का 0 है। अब आ जाते हैं, डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो सिर्फ बस रैंक की फाइंड करना है, तो R माइनस डी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो वी नीड टू कैलकुलेट जस्ट रैंक। अब किसी मैट्रिक्स की रैंक जो है, अब ये जैसे मैट्रिक्स है 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स की रो एचलन फॉर्म कैलकुलेट करेंगे। रो एचलन फॉर्म में फिर हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रह जाते हैं। जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रह जाएंगे उतनी उसकी जो है वो रैंक होगी, यानी कि जो बेसिस होंगी बेसिकली रो स्पेस की। तो एक बात और भी होती है कि जब भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतना ही जो है ना उसकी रैंक हो जाती है। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता तो इसकी 3 हो जाती। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो चुका है तो अब पॉसिबिलिटी है या तो इसकी रैंक 2 होगी या 1 होगी। सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू रो एचलन फॉर्म। सो रो एचलन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, टारगेटेड हम इस एंट्री को 0 करेंगे, फिर हम इस एंट्री को 0 करेंगे, एंड देन इस एंट्री को 0 करेंगे। तो इस एंट्री को, ये जो A21 है, इसको 0 करने के लिए आप रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, R2 में से 4 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर दें, न्यू R2 आपको मिल जाएगा। और वो न्यू R2 होगा 1 2 3, एंड देन ये 0 हो जाएगा। इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करके 5 में से माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, फिर 6 के साथ इसको एड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट -6। बाकी लास्ट वाली रो विल रिमेन सेम फॉर द मोमेंट। देन फिर हमें नीचे वाली एंट्री इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 में से
-7 टाइम्स R1 ऐड करके न्यू R3 कर लेंगे। सो आप जैसे ही ये अपडेट करेंगे मैट्रिक्स, सो यू विल गेट, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7 इसमें से फिर माइनस हो जाएगा 0। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के तो -14 +8 -6। ठीक। फिर इसको जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स गोइंग टू बी 21, राइट। माइनस का 21 प्लस का 9, सो इट्स -12 बेसिकली, राइट। फिर हमने क्या करना होता है, फिर हम इस एंट्री को जीरो करना चाह रहे हैं। इस एंट्री को जीरो करने के लिए R3 के अंदर आप सिंपल जो है वो 2 टाइम्स ऑफ R2, नहीं, -2 टाइम्स R2 ऐड कर लें और न्यू R3 ऐड कर लें। 1 2 3 0 -3 -6। ऑब्वियसली इसको जीरो करने के लिए ये रो इस्तेमाल होगी, तो ये जीरो हो जाएगा। जब इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये जीरो, -6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये भी जीरो। अब ये रो एचलन फॉर्म है और इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दो आ रही है, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 2 है। तो रैंक -D is equal to 2 minus determinant 0 2. So this was basically 2, D option, right? Question 49 में कह रहा है if real root of an equation f of x equal to 0 lies in this interval a to b, then product of f of a and f of b will be पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करें ना, ये बाइसेक्शन मेथड ही है। एक यहाँ पर a है और ये b वैल्यू है। इस इंटरवल के अंदर फंक्शन का रूट है, तो यानी जो ग्राफ होगा वो यहाँ से गुजरेगा। अब यहाँ से कहीं से गुजरेगा, जैसे ही वो यहाँ से गुजरता है तो इसका मतलब ये है कि, तो इसका मतलब है कि अब ये फंक्शन जो है इधर यहाँ पर होना चाहिए और नीचे इस जगह पर होना चाहिए। यानी एक एफ ऑफ बी पॉजिटिव होना चाहिए और एफ ऑफ ए नेगेटिव, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए पर पॉजिटिव होना चाहिए और बी पर नेगेटिव होना चाहिए और रूट एक ही होना चाहिए। ये भी अजम्पशन है, दो रूट हो तो शायद फिर ये दोबारा वापस भी चला जाए। तो एक ही रूट है फंक्शन का, तो फंक्शन लाजमी इस एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इसका मतलब है कि उसकी एफ ऑफ ए की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, एफ ऑफ बी की ऊपर, एफ ऑफ ए की नीचे। या दूसरी पॉसिबिलिटी है एफ ऑफ ए पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ बी नेगेटिव। एंड बोथ केसेस दिस प्रोडक्ट हैज टू बी नेगेटिव, यानी बी, f of a times f of b has to be negative. This is just bisection method, और intermediate value theorem से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और f of b times f of a, यानी अगर f of a पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो इन बोथ केसेस यू हैव दिस नेगेटिविटी। क्वेश्चन 50 के अंदर आपसे पूछ रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन क्या है। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। The differential equation is x cot y dy is dx. Now this equation is separable and you can write it cot y dy to be equal to 1 upon x dx, and you just integrate it. So ये cot x का ln sin x हो जाता है जब आप, और इसका ln x हो जाएगा नेचुरल log प्लस c। और फिर आप इसको sin x, सॉरी ये sin y होगा, फिर आप sin y को बराबर रख सकते हैं e पावर log x प्लस c। और इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं ई पावर log x टाइम्स ई पावर c, और ये साइन ऑफ y। तो ये ई पावर log x x के बराबर होगा तो साइन y बराबर हो जाएगा x टाइम्स, अब ये कांस्टेंट है, इसको फिर से नाम मैं c दे दूं या यहाँ पर c1 कर देता तो ये c, तो ये दिस शुड बी द आंसर। कांस्टेंट है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको। सो दिस हैज टू बी c। Thank you. I hope you enjoyed. I'll wait for your kind feedback in my comment section. Thank you.